हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ए न्यू चैप्टर रीडिंग वीडियो। और इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th चैप्टर 11th क्लास का 10th चैप्टर बायोलॉजी का, जो कि है सेल साइकिल एल सेल डिवीज़न। तो हम इस चैप्टर की रीडिंग कर देंगे बहुत जल्दी से, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के उन सबको पढ़ेंगे, उन सबको डील करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसा कि आपको याद ही होगा, पिछली वाली वीडियोस के अंदर मैंने थर्ड तक के जो चैप्टर थे उनकी वीडियो बना दी थी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा थोड़ा, या फिर चैनल में जाके देख लीजिएगा। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अपन को दे रखा है कुछ पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर करने हैं, यानी याद करने हैं। तो सेल साइकिल के बारे में बता रखा है। सेल साइकिल होती क्या है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। ये सीक्वेंस होता है किसी इवेंट का, यानी किसी भी काम का, किसी भी प्रोग्रेस का, प्रोसेस का, जिसके द्वारा सेल डुप्लीकेट सिर्फ जीनोम, जिसके द्वारा वह अपना सेल होती है, कोई भी सेल है तो वो अपना जो डीएनए होता है, मतलब कोई भी जो जीनोम हो गया, डीएनए या आरएनए, उसको क्या करती है? डुप्लीकेट करती है, यानी डबल कर देती है। एंड सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूटमेंट, और बनाती है कुछ और जो उपयोगी चीज़ें होती है उनको बनाती है। एंड ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, और उसके बाद में लास्ट में दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। यही सेल बाद में चल के दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो यही है। फिर उसके बाद में प्रोफेस ऑफ फेजेस ऑफ द सेल साइकिल होती है। फेज कौन कौन सी फेजेस होती है सेल साइकिल के अंदर, तो ये बता रखा है। सबसे पहले आती है इंटरफेस। सेल कभी भी डिवाइड होगी तो सबसे पहले वो जाएगी इंटरफेस के अंदर, जिसके अंदर G1 S और G2 फेज आती है। फिर उसके बाद में वो हो जाएगी माइटोसिस फेज, एम फेज में, जिसको माइटोसिस फेज बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। फिर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद में चलते हैं आप अपन थोड़ा नीचे, जिसमें दे रखा है इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो सेल होती है वो डिवाइड नहीं होती है, बल्कि इसमें सेल की ग्रोथ होती है। सेल का जो डीएनए कंटेंट होता है वो डबल होता है, और ग्रोथ नहीं होती है इसके अंदर, इसलिए इसको बोला जाता है रेस्टिंग फेज, है ना। डुप्लीकेट नहीं होती है सेल डुप्लीकेट नहीं होती है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं होती है। तो उसके बाद में सबसे पहले दे रखा है जीवन फेज। जीवन फेज में क्या होता है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है और कंटिन्यूसली ग्रो होती रहती है, लेकिन वो डिप्लीकेट नहीं करती है अपने डीएनए को, यानी डीएनए को डबल नहीं करती है, नया डीएनए नहीं बनाती है एक डीएनए से। फिर उसके बाद में आती है एस फेज। एस फेज में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस अकर, डीएनए का सिंथेसिस हो जाता है, और डीएनए कंटेंट एक से बढ़ के क्या हो जाता है? टू, जैसे 2C वाला होता है, टू सी होते हैं डीएनए कंटेंट, अगर 2C है तो वो 4C हो जाता है। बट द क्रोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, i.e. 2n। यानी कि हम देखें, डीएनए कंटेंट होता है उसका, सेल का दो डीएनए हो जाते हैं, एक से क्या हो जाते हैं? दो डीएनए हो जाते हैं। लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, पहले एक क्रोमोसोम पे थे, बाद में भी एक ही क्रोमोसोम पे रहेंगे। तो ये क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द माइटोसिस वाइल द सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। इसके बाद में इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ द माइटोसिस, एंड सेल ग्रोथ होती है वो अभी भी कंटिन्यूस चल रही होती है। फिर उसके बाद में एम फेज, जो कि माइटोसिस फेज होती है, इसके बारे में बता रखा है। तो पढ़ते हैं इसको जल्दी से। माइटोसिस फेज क्या होती है? स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। ये अपन को पता ही है, जैसे कि कैरियोकाइनेसिस होती है उससे स्टार्ट होती है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम। इसके बाद में ये फॉलो करती है किसका? कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम, कैरियोकाइनेसिस, एंड यूजुअली विद एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और उसके बाद में सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब डॉटर सेल्स के अंदर किसका मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होगा। पहली बात तो न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फिर उसके बाद में जो एंड हो जाती है, साइकिल होती है, ये एंड हो जाती है किसके साथ में? विद द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के डिवीजन के साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है, एक सेल है उसका साइटोप्लाज्म होता है, दो सेल के अंदर बढ़ जाता है ऐसे करके। तो वो होती है साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज होती है, इसमें दो फेजेज आती है, एक कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस। क्यूसेंट स्टेज क्या होती है? अडल्ट एनिमल्स के अंदर सेल्स डू नॉट डिवाइड, कुछ सेल्स होती है जो डिवाइड नहीं करती है। एंड एग्जिट G1 फेज, जो जीवन जैसे G1S और G2 फेज होती है, तो जो फर्स्ट वाली फेज होती है उसमें जाती ही नहीं है वो। एंड एंटर इनएक्टिव स्टेज, और एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर जाती है।
फिर उसके बाद में वो जो सेल होती है वो किसी इनएक्टिव स्टेज के अंदर क्या कर जाती है, जो कि जी नॉट होती है उसके अंदर एंटर कर जाती है। सेल्स एट दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। इस स्टेज के अंदर सेल्स होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती है, लेकिन वो पॉलीफरेट नहीं होती है, मतलब डिवाइड नहीं होती है, और मतलब डिवाइड नहीं होती है और ग्रोथ नहीं करती है वो। तो ऐसा कुछ होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है हार्ट सेल्स। तो हार्ट सेल्स के अंदर ऐसा होता है। फिर उसके बाद में चलते हैं थोड़ा आगे। तो सबसे पहले ये अपन को थोड़ा बता रखा है डायग्राम के बारे में। तो डायग्राम में सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ये डायग्राम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, साइकिल हो रही है यहाँ से स्टार्ट, जिसके अंदर सबसे पहले आती है इंटरफेस। इंटरफेस में जैसे कि अपन को बताइए जीवन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है और ग्रोथ कंटिन्यूस रहती है। फिर उसके बाद में एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है और क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम रहता है। फिर उसके बाद में जी टू फेज में क्या होता है, आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, किसके लिए, माइटोसिस फेज के लिए। फिर उसके बाद में एम फेज होगी। एम फेज के अंदर सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, जो कि होता है इन चार के अंदर। फिर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है लास्ट में, टीलोफेज के लास्ट में, टीलोफेज के बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस यहाँ तक का हो गया। ये मतलब एक बार वापस बताऊँ मैं, तो यहाँ तक का हो गया कैरियोकाइनेसिस। ये जो चार है ना, यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस हो गया। फिर उसके बाद में ये है, ये साइटोकाइनेसिस का हो गया। तो मतलब इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, इसमें कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर का डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, चार फेजेज आती है। फिर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस में साइटोकाइनेसिस ही होती है। फिर उसके बाद में जो सेल्स होती है, जैसे अपन ने वो कुछ सेल्स के नाम पढ़े थे, जैसे मैं बता देता हूँ, ये क्यूसेंट स्टेज होती है, जीनट स्टेज। तो वो स्टेज कहाँ होती है, यहाँ पे आ जाती है सीधी की सीधी। वो स्टेज ये वाली स्टेज होती है। तो वो हार्ट सेल्स क्या करती है, सीधी की सीधी इसके अंदर एंटर कर जाती है, बल्कि इन सब में नहीं जाती है वो। तो वो था उसके अंदर। तो ये सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। अब ये बेसिक सी चीज़ दे रखी है। फिर उसके बाद में ये तो मैंने बता ही दिया, ये इंटरफेज है, ये एम फेज होगी, सेल ग्रोथ होगी, ये जी नॉट होगी। तो उसके बाद में चलते हैं आगे, माइटोसिस की बात करते हैं। माइटोसिस में दे रखा है, सिंस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड द प्रोजेमी सेल्स इज द सेम। जैसे कि अपन को पता है, माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इक्विटेंशियल डिवीजन। इक्विटेंशियल डिवीजन बोला जाता है। माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू द 4 सब क्लासेस या 4 सब स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहली है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, डिप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, मतलब डिप्लीकेटेड क्रोमोसोम होते हैं वो, जो क्रोमोसोम डिप्लीकेट हो जाते हैं, ईच कंसिस्टिंग ऑफ द 2 क्रोमेटिड्स। और हर एक क्रोमोसोम के पास में क्या होता है, 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। एक क्रोमोसोम ये हो गया, तो ये पूरा का पूरा देखें तो एक क्रोमोसोम है। तो एक क्रोमोसोम के पास क्या है, 2 क्रोमेटिड है, ये दोनों क्रोमेटिड हो गए। तो 2 क्रोमेटिड होते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं। हर एक क्रोमोसोम के पास में क्या होता है, ये होते हैं क्रोमेटिड्स। तो दोनों के दोनों कंडेंस हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं और बिकम विजिबल, और वो दिखने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में माइक्रोट्यूब्यूल्स आर असेंबल इनटू द माइटोटिक स्पिंडल। अब इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल होने लग जाते हैं। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल होने लग जाते हैं इनटू द माइटोटिक स्पिंडल, यानी माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्म में, यहाँ पे कुछ स्पिंडल्स की फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल होने लग जाते हैं। फिर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होने लग जाती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर भी एक एनवेलप होती है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप बोला जाता है। वो क्या होने लग जाती है, डिसअपियर होने लग जाती है, धीरे धीरे यहाँ से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है वो। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर भी एक ऐसा होता है न्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियोलस। तो वो भी गायब हो जाता है, ये भी गायब हो जाएगा, और साथ में ये जो वॉल होती है ये भी गायब हो जाएगी। फिर उसके बाद में सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल। और इसका जो सेंट्रियोल्स होते हैं, मतलब ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं इसके, तो वो कहाँ, अपोजिट पोल्स में यहाँ पे जाने लग जाएंगे। फिर उसके बाद में आती है मेटाफेज। तो मेटाफेज पढ़ते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोफोर, यानी जो स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है सरफेस ऑफ एट द सरफेस ऑफ द क्रोमोसोम, यानी अगर बात करें तो ये क्रोमोसोम है, जैसे अपन ने मान लिया। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, तो उसको बोला जाता है काइनेटोफोर। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे होता है, जैसे कि मान लो ये है न्यूक्लियस, तो यहाँ पे ये सेंट्रोमियर चला गया, सेंट्रोमियर चला गया, और सेंट्रोमियर से क्या है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होते हैं, ये काइनेटोफोर होता है, ये क्रोमोसोम के ऊपर होता है इस एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर, तो इससे अटैच हो जाते हैं काइनेटोफोर किसी क्रोमोसोम के, और उसको है ना क्या करते हैं, फिर खींचने लग जाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे टाइट होने लग जाएंगे, और इसको यहाँ से खींचते खींचते और आगे लेके आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता है। और क्रोमोसोम लाइन अप ऑन द इक्वेटर। क्रोमोसोम्स होते हैं, पहले तो
सारे के सारे कहाँ होते हैं, कहीं पे भी वो पड़े होते हैं, कुछ यहाँ पे हो गए, कुछ यहाँ पे हो गए, ऐसे पड़े होते हैं। फिर उसके बाद में वो सारे के सारे टूट टूट के क्या हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। ये जो इक्वेटोरियल प्लेट यानी जैसे मान लो ये है न्यूक्लियस, तो इसके अंदर क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट पे यहाँ पे आ जाते हैं सारे के सारे क्रोमोसोम, और वो सारे के सारे बन जाते हैं स्पिंडल फाइबर से। ऐसे इधर की साइड में भी होते हैं, तो ऐसे स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, बट जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। ये इक्वेटोरियल होता है, तो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद में, और जैसे कि आपको पता ही होगा, ये पोल्स होते हैं, तो पोल्स में कौन सी चीज़ चली जाती है, सेंट्रोमियर। फिर उसके बाद में चलते हैं अपन एनाफेज के ऊपर। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट। एनाफेज में होता है सेंट्रोमियर होता है, जो सेंट्रोमियर क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। मतलब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ऐसे करके, तो ये सेंट्रोमियर या फिर काइनेटोफोर एक ही चीज़ को बोला जाता है। तो ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाते हैं, और अलग अलग जो क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे ये हो गए, तो ये क्या है, अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। एक को इधर खींच लिया, एक को इधर खींच लिया, तो ऐसे जाने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसे जाते हैं, अभी बताता हूँ आपको। ऐसे ये सेल है, तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ वो होगा, सेंट्रोमियर होगा, कुछ यहाँ पे होगा, और ऐसे करके वो जाने लग जाते हैं। वैसे यहाँ पे कुछ वो होगा काइनेटोफोर, और यहाँ पे से ऐसे और ऐसे इधर की साइड में ऐसे खींच खींच के जाने लग जाएंगे, ये इधर जाने लग जाएगा। तो ऐसा कुछ मूव करने लग जाते हैं। क्रोमोसोम स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। ये जो क्रोमेटिड्स है ये सेपरेट होके और अलग अलग जाने लग जाते हैं। क्रोमेटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल्स, और जैसा कि आपको पता ही है पोल्स होता है, तो अपोजिट पोल्स में जाने लग जाते हैं क्रोमेटिड्स। ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं इनकी क्या हो जाती है, शॉर्टनिंग हो जाती है। फिर उसके बाद में टीलोफेज होती है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट पोल्स। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे मतलब ये जो सारा का सारा क्रोमोसोम क्या है, इधर आके इकट्ठा हो जाएगा। मतलब क्रोमेटिड्स हुए, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, क्रोमोसोम क्लस्टर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं एट द अपोजिट पोल्स, अलग अलग पोल्स पे। फिर उसके बाद में न्यूक्लियर एनवलप होती है, वो भी धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, क्रोमोसोम क्लस्टर के चारों ओर जो न्यूक्लियर एनवलप होती है वो भी धीरे धीरे बनने लग जाती है। और न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो वापस से बनने लग जाते हैं सेल के अंदर। ये जो सेल होती है इसके अंदर बनने लग जाते हैं। न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोलस तो आपको पता ही है इसके अंदर पाया जाता है, तो न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ER वापस से बनने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में इसका दे रखा है अपन को डायग्राम। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबसे पहले ये दे रखा है प्रोफेज का डायग्राम। प्रोफेज में अपन को पता ही है, जो न्यूक्लियर एनवलप होती है धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, डिसअपियर होने लग जाती है। और ये जो क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे रखा है, वो क्या है, डिसअपियर, अंदर की है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है, ये बाहर डिसअपियर होने लग गई। फिर उसके बाद में एस्टर बता रखा है, क्रोमोसोम्स बता रखे कि ये क्रोमोसोम है, और डिसअपियरिंग न्यूक्लियोलस, और जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी डिसअपियर होने लग जाता है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में चलते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या है, स्पिंडल फाइबर्स बनने लगे, और वो काइनेटोफोर से अटैच हो जाते हैं, किसके, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके। और उसके बाद में क्रोमोसोम को इक्वेटर पे लाके, ये देखो इक्वेटर पे लाके रख दिया इन सबको, इक्वेटरी लाइन पे। और उसके बाद में तीसरी वाली स्टेज पे आते हैं, तो तीसरी वाली स्टेज होती है जो एनाफेज होती है। एनाफेज में क्या होता है, इस तरीके से क्रोमोसोम क्या है, उधर की साइड में, ऊपर की साइड में जाने लग जाते हैं, ऊपर की साइड में मूव करने लग जाते हैं, नीचे की साइड में मूव करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में ये क्लस्टर वापस से बन गया, और न्यूक्लियर एनवलप है वो रीअपियर वापस से दिखने लग गई, और सारे के सारे जो न्यूक्लियर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ER है, वो वापस से बनने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में चलते हैं अपन आगे, ये स्टेजेस बता रखी थी माइटोसिस की। उसके बाद में फॉलो होता है साइटोकाइनेसिस। ये सारी स्टेजेस होगी। अब क्लस्टर दो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस तो दो में डिवाइड हो गया, अब डिवाइड होना है साइटोप्लाज्म को, तो उसके लिए होता है साइटोकाइनेसिस। तो इट इज़ द डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब जो साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे अपन बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। जो सेल होती है, सेल का न्यूक्लियस होता है, अब ये न्यूक्लियस हो गया, और बाकी जो भी प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है, अब उसका डिवीजन होना है, उसको दो सेल्स में बटना है। ये तो बट चुका दो सेल्स में, अब इसको भी बटना है। तो इसको बटने के लिए क्या होता है, इट इज़ द डिवीजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए सेल इनटू द डॉटर सेल्स आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस के जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसके बाद में ये चीज़ होती है प्रोटोप्लास्ट का डिवीजन। फिर उसके बाद में एनिमल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, तो एनिमल के अंदर अपन बात करें तो एनिमल के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है फरो से। एनिमल में होता है फरो से, और क्या बोलते हैं, एक बार रुको, एनिमल क्या होता है, एनिमल एक बार पढ़ ही लेते हैं। एनिमल साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ द फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या है, एक फरो अपीयर होने लग जाती है, कुछ ऐसे तरीके से, ये जैसे मान लो यहाँ से कंप्रेस होने लग जाता है,
तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा होने लग जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा होने लग जाएगा, यहाँ से ऐसा होने लग जाएगा, तो यहाँ से धीरे धीरे करके और ये दो में डिवाइड हो जाएगी। तो फरो एनिमल में क्या होता है, फरो से होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच डीपन्स, जो अंदर जाती है, अंदर गहराई में जाती है, एंड ज्वाइन द सेंटर, और सेंटर को ज्वाइन कर लेती है, डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू टू, और साइटोप्लाज्म को दो में डिवाइड कर देती है। प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल प्लेट, न्यू सेल वॉल बिगेन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द सिंपलर प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, जैसे ये हो गया अपनी सेल, तो इसमें क्या है, सेल प्लेट बनने लग जाती है अंदर ही। तो सेल प्लेट बनने से क्या है, वो धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ती है, ये भी धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ेगी, और इवेंचुअली जो सील होती है वो दो के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो ऐसा होता है, सेल प्लेट के रूप में होती है, विच रिप्रेजेंट्स द मिडिल लैमेला बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। अब ये क्या करती है, मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट करती है बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स, दो एडजेसेंट सेल्स होगी इनके बीच में। फिर उसके बाद में चलते हैं आगे। अब यहाँ पे अपन को बता रखा है सिंसिटम कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पे दे रखा है व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस जो था उसका तो डिवीजन हो गया, लेकिन जो साइटोप्लाज्म था, ये जो साइटोप्लाज्म था अपने पास में, इसका डिवीजन नहीं हुआ, इसका जो डिवीजन होना था वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है, खूब सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर, एक सेल है लेकिन न्यूक्लियस है वो कितने हैं, दो है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है सिंसिटम। सिंसिटम का इसका एग्जाम्पल है नारियल, नारियल होता है ना जो कोकोनट, तो उसके अंदर क्या होता है, खूब सारे अंदर एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके पास में मतलब देखे साइटोप्लाज्म तो वो एक ही होता है, बाहर देखे तो साइटोप्लाज्म वो सूख जाता है, तो वो अलग चीज़ है। फिर उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ग्रोथ एडिशंस ऑफ द सेल्स, ग्रोथ के लिए और एडिशन ऑफ द सेल्स। सेल्स जैसे मान लो डेड हो गई, मर गई, तो सेल्स को मतलब वापस नई बनाने के लिए, नई सेल्स बनाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर वॉल्यूम रेशियो। स्ट्रक्चर वॉल्यूम रेशियो को मतलब किसी बॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और बॉडी इनका रेशियो बना रहे, तो उसको उसके मेंटेनेंस के लिए, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो के लिए, कि मतलब एक न्यूक्लियस है तो एक ही साइटोप्लाज्म होना चाहिए, एक साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर तो एक ही न्यूक्लियस होना चाहिए। इसके लिए मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर के मेंटेनेंस के लिए, फिर उसके बाद में रीजनरेशन के लिए, वापस नई सेल्स बनाने के लिए। और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि यीस्ट हो गई, है ना, यीस्ट नहीं, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, हाइड्रा हो गया, प्लेन हाइड्रा हो गया, या फिर यीस्ट भी मान लो, हाइड्रा हो गया, यीस्ट हो गया, और अमीबा हो गया। इनके अंदर क्या होता है, वो दो में डिवाइड हो जाते हैं, इसी से होते हैं वो, इसी से होते हैं। फिर उसके बाद में लोअर प्लांट्स हो गए एंड सम इंसेक्ट्स, कुछ लोअर प्लांट्स भी होते हैं और कुछ इंसेक्ट भी होते हैं जिसके अंदर ये होता है। फिर उसके बाद में रिपेयर एंड वाउंड हीलिंग। मान लो कुछ वाउंड हो गया और यहाँ से सेल गायब हो गई, तो उसको हील करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, मतलब इसी से ही होता है, एक से दो बनती है, दो से चार बनती है और वो हील हो जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय द माइटोसिस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो तो अपन को पता ही है, वेजिटेटिव में एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगी, तो यही होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर। वो क्या होता है, माइटोसिस के द्वारा ही होता है। फिर उसके बाद में मियोसिस की बात करते हैं। तो मियोसिस में अपन को दे रखा है सबसे पहले स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ द सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय द हाफ। अब ये क्रोमोसोम नंबर था उसको हाफ में डिवाइड करेगा, 1/2 में डिवाइड कर देगा, मतलब पहले 2 थे तो ये कर देगा 1, मतलब 2n थे तो 1n में कन्वर्ट कर देगा। और क्रोमोसोम नंबर बाय द हाफ, हैंस इट इज कॉल्ड एज द रिडक्शनल डिवीजन। उसको बोला जा रहा था इक्विपोटेंशियल डिवीजन, और इसको बोला जाता है रिडक्शनल, मतलब कमी होना। फिर उसके बाद में अकर ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो स्पोर्ट्स बनते हैं, या पोलन ग्रेन्स बनते हैं, तो उसके अंदर जो कोई भी गैमेट्स बनते हैं, या फिर किसी एनिमल्स के अंदर देख लिया, एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर कोई भी गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, ये काम में आती है मियोसिस। मियोसिस से बनते हैं और वो सारे के सारे जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल, दो सीक्वेंशियल साइकिल, एक के बाद एक चलने वाली दो सीक्वेंशियल साइकिल होती है। एक तो न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, न्यूक्लियर और सेल डिवीजन के बाद में। न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की क्या होती है, दो सीक्वेंशियल साइकिल होती है, सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होगी, उसके बाद में मियोसिस सेकंड होगी। और इट हैज़ द 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। इसके मतलब एक अगर सेल है, मतलब दो अगर सेल देख लिया अपन, दो सेल तो नहीं होती, मतलब क्या है, जैसे 2n वाली कोई भी कंडीशन है तो उससे क्या है, चार स्पोर्स बनेंगे, है ना, ऐसा कुछ होता है इसके अंदर, यानी एक सेल से 4 सेल बन जाती है, तो ये मियोसिस होता है। और अगर माइटोसिस की बात करें तो एक सेल से 2 सेल बनती है उसके अंदर, तो ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाती हैं। फिर उसके बाद में इंटरफेज अकर पैरियर टू द
इंटरफेस होती है वो होती है पैरियर टू द मियोसिस, मियोसिस से पैरियर होती है, विच इज़ सिमिलर टू द इंटरफेस ऑफ द माइटोसिस, जो माइटोसिस के मतलब पैरियर यानी बाद में होती है, किसके, मियोसिस के बाद में इंटरफेस होती है। जैसे कि अपन ने वो सारी की सारी देखी थी ना, सारी साइकिल्स होती हैं, तो वो क्या है बाद में वापस होती है, मियोसिस की साइकिल होगी, उसके बाद में वापस से जो इंटरफेस की जो साइकिल होती है वो वापस से होती है, जो कि बिल्कुल सिमिलर होती है किससे, माइटोसिस से, एक्सेप्ट एस फेज इज़ प्रोलॉन्ग्ड, जो एस फेज होती है वो ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है एकदम। फिर उसके बाद में मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो ये 5 के अंदर डिवाइड होती है। सबसे पहले लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकानेस, ये कुछ नाम है इसके। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन लिपोटीन के बारे में। तो लिपोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम मैक दियर अपीयरेंस एंड एज ए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में अपनी जो अपीयरेंस है वो बना लेते हैं। और कंपैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यूस होता है, कंपैक्ट होते रहते हैं क्रोमोसोम, मतलब इकट्ठा होते रहते हैं। फिर उसके बाद में जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं मतलब एक जैसे जो क्रोमोसोम होंगे, ये ऐसे एक हो, ये एक, तो इसके अंदर यह पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ऐसे पेयरिंग होना, ऐसा तो नहीं लेकिन ऐसे पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है इनके अंदर। तो होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज द सिनेप्सिस, और इसको सिनेप्सिस बोला जाता है। क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकॉम्पनिश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सिनेप्टोनियम कॉम्प्लेक्स। अब ये तो प्रोसेस तो थी सिनेप्सिस, और बाद में बनता क्या है प्रोडक्ट, तो वो है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद में complex formed by a pair of the synapsid homologous chromosome is called as the bivalent or tetrad। जो कॉम्प्लेक्स बनता है सिनेप्सिड होमोलोगस क्रोमोसोम से, तो कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे अपन को पता है ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये बाइवेलेंट होता है और टेट्राड होता है। फिर इसके बाद में पैकेटिन की बात करते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इसका थोड़ा डायग्राम बता देता हूँ। जैसे ये है, अब ये दो क्रोमोसोम है अपने, तो 2 क्रोमोसोम है, तो ये वाला जो क्रोमोसोम है ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग थे, है ना, ये दोनों कुछ अलग अलग थे, अरे यार ये दोनों कुछ अलग अलग थे, लेकिन ये किससे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये नॉन सिस्टर है दोनों के दोनों, ये क्या करते हैं क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं, एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर कर लिया इन्होंने। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, उनके बीच में क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। और इसके अंदर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस के अंदर, जिसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेज। और रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, और वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिससे क्या होता है, ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर भी मिल जाता है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसके अंदर मिल जाता है, ऐसे एक्सचेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का। तो इसके लिए होता है ये पैकेटिन। के बाद में होता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब अपने पास बनाते हैं एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या है, जो क्रोमोसोम थे वो ऐसे करके और मिल गए थे, यहाँ पे पहले मिल गए थे, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था। फिर उसके बाद में लिपोटीन, जाइगोटीन के बाद में पैकेटीन देखी थी। पैकेटीन में क्या होता था, ये ऐसे कुछ हो जाता था, पैकेटीन में ऐसे हो जाता है, तो ये तो हो जाता है, इसको बोला जाता है इसको अपन ने क्या बोला था, क्रॉसिंग ओवर बोला था। और ये जो चीज़ है ये सिनेप्सिस हो रही है, और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है इससे, तो ये क्या होती है, वापस से हट जाती है। तो डिसोसिएशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था ये क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, मतलब टूट जाता है। नहीं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है जैसे दोनों के दोनों, ये जो दोनों क्रोमोसोम थे ना, अब ये ऐसे एक क्रोमोसोम है, एक ऐसे क्रोमोसोम है, इनके बीच में ऐसे मतलब ये दोनों के दोनों, ये यहाँ से उठ के और कहाँ इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ऐसे हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो ये दोनों के दोनों ऐसे हो जाते हैं, तो इसको बोला जाता है क्या चीज़, इसको बोला जाता है सिनेप्सिस, है ना, इसको बोला जाता है सिनेप्सिस। तो ये जो चीज़ होती है ये टूट जाती है, मतलब ये जो पार्ट है ये टूट के यहाँ से चले जाएंगे, तो ये चीज़ डिसोशिएट हो जाती है किसके अंदर, डिप्लोटीन के अंदर। तो एक बार इसको थोड़ा ध्यान से, ये जो चीज़ होती है यहाँ तक की, ये क्या हो जाती है, डिसोशिएट हो जाती है यहाँ तक, और बीच में बचता क्या है, बस ओनली क्रॉसिंग ओवर बचती है ना। फिर उसके बाद में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर एंड रिकम्बाइंड क्रोमोसोम। फिर उसके बाद में जैसे देखिए अपन, उसके बाद में रिकम्बाइंड क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर। तो वो जो क्रॉसिंग ओवर की साइड थी उसको छोड़ के बाकी सारी जगह से, यहाँ पे भी मान लो अगर लगे हुए हो तो यहाँ से भी क्या हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं, बस यहाँ पे रहता है ओनली, ये जो बीच की जगह है यहाँ पे वो जुड़े हुए रहते हैं ये क्रॉसिंग ओवर की जगह से। और ये एक्स शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है इसको चैज़मेटा बोला जाता है। ये जो चैज़मेटा होता है
वो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर को बोला जाता है, ये एक्सेप्ट स्ट्रक्चर को। फिर उसके बाद में oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लॉटिन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। कुछ oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, कुछ वर्टिब्रेट होते हैं उनके oocyte में क्या होता है, ये जो डिप्लॉटिन है वो लास्ट कर जाती है किसी मंथ के लिए और ईयर के लिए। फिर उसके बाद में चलते हैं डाइकाइनेज। डाइकाइनेज में क्या होता है, अब जैसे पैकेटिन में अपन को पता ही है सिनेप्सिस था, उसको हटा दिया। डिप्लोटिन है, डिप्लोटिन में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर के अलावा जो कोई भी साइड थी वो हटा दी। मतलब पैकेटिन की बात करिए अपन ने, पैकेटिन में क्या हुआ, ओवर हुई थी, क्रॉसिंग ओवर हुआ था पैकेटिन में, तो क्रॉसिंग ओवर हुआ था यहाँ पे ऐसे करके जो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे उनके बीच में। फिर उसके बाद में और डिप्लोटिन में हुआ था अपना, डिप्लोटिन में ये चीज़ हुई थी कि जो क्रॉसिंग ओवर के अलावा, ये जो क्रॉसिंग ओवर तो हो गया, तो वापस से बताता हूँ आपको, ये क्रॉसिंग ओवर तो हो गया, लेकिन ये जो अपना जो ये सिनेप्सिस हुई थी, ये किससे, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे था जो कि इससे बाइंड हो गया अभी, तो उनकी जो ये क्या होती है, ये टूट जाती है यहाँ से और इधर हट जाती है, तो ये हो गई, ये दोनों हट जाती हैं, तो बचता क्या है अपने पास एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, तो ये डिप्लोटिन हो गई। फिर उसके बाद में डाइकाइनेज होगी। डाइकाइनेज में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चैज़मेटा। अब जो चैज़मेटा बना था अपना, चैज़मेटा बना था ना, उसका टर्मिनलाइजेशन होता है, मतलब ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना था, तो ये भी क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, मतलब हट जाता है, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये भी हट जाता है। और क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस, और क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, और माइटोटिक स्पिंडल होते हैं जो वो अपीयर होने लग जाते हैं, मतलब ऐसे जो धागे होते हैं वो अपीयर होने लग जाते हैं, और ये एकदम कंडेंस हो जाता है, बिल्कुल कंडेंस हो जाता है ना। फिर उसके बाद में न्यूक्लियस डिसअपियर एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन। न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर होने लग जाता है, न्यूक्लियोलस वो अपन ने पढ़ा ही था अभी, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, मतलब एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, वो डिसअपियर होने लग जाता है, और न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, ये जो एनवेलप होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन होने लग जाती है। फिर उसके बाद में मेटाफेज फर्स्ट की बात करें, प्रोफेज तो हो गई, जो प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट थी ना, प्रोफेज फर्स्ट, उसके ही 5 पार्ट थे यहाँ तक के। अब प्रोफेज के बाद में मेटाफेज आ गई। मेटाफेज में क्या हो गया, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। अब ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम थे ना, बाइवेलेंट क्रोमोसोम, अब ये क्या करेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन कर जाएंगे, जो इक्वेटोरियल प्लेट है उसके अंदर ऐसे 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 सारे के सारे लाइन अप कर जाएंगे। फिर उसके बाद में microtubules from the opposite poles of the spindle attached to the pair of homologous chromosome। अब ये क्या है, homologous chromosomes के जो पेयर होते हैं उन पे क्या अटैच होने लग जाते हैं, मतलब जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, माइक्रोट्यूबल्स के जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अटैच होने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में homologous chromosome। एनाफेज की बात करें, मेटाफेज होगी, मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट बन जाती है। फिर एनाफेज में क्या होता है, ये टूट के अपोजिट पोल्स में जाने लग जाते हैं। homologous chromosome सेपरेट, ये सेपरेट हो जाते हैं, while the chromatids remain associated at their centromere। जो क्रोमेटिड्स होते हैं, मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके सेंट्रोमियर के लगे हुए रहते हैं और वो अपोजिट पोल्स में जाने लग जाते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे, मतलब ये जो थी ये दोनों मिली हुई थी पहले, तो वो चीज़ क्या है, सेपरेट होगी। अब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है ना, एक नीचे जा रही है एक ऊपर जा रही है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे तो वो तो सेपरेट हो रहे हैं। और क्या है, सेपरेट वाई, और ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपोजिट पोल्स में जाने लग जाते हैं। ये एक सिंगल क्रोमेटिड है, ये एक सिंगल क्रोमेटिड है, और इन दोनों को मिला दे तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब दो सिमिलर टाइप के ये होते हैं ना क्रोमेटिड्स, तो उनको एक साथ जब मिला दिया जाता है तो उसको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर उसके बाद में चलते हैं अपन टीलोफेज पे। एनाफेज होगी, टीलोफेज फर्स्ट की बात करें, है ना। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस से रीअपेयर होने लग जाते हैं, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था। और साइटोकाइनेसिस फॉलोज द डेथ ऑफ सेल। अब उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होती सेल होती है वो डेड हो जाती है। फिर उसके बाद में, और उसके बाद में एंट्रोकाइनेस के बारे में बता रखा है कुछ। एंट्रोकाइनेस क्या इंटरकाइनेसिस क्या होता है, स्टेज बिटवीन द टू सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, दो मियोटिक डिवीजन हो रहे हैं तो उनके बीच की जो स्टेज होती है तो उसको बोला जाता है क्या, इंटरकाइनेस। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस फर्स्ट तो वहाँ पे ख़त्म होगी, अब मियोसिस सेकंड चल रही है यहाँ से। अब ये मतलब यहाँ से डेड ऑफ सेल हो गया तो यहाँ से मियोसिस सेकंड चलेगी, तो उसके बीच में क्या आता है, इंटरकाइनेसिस आता है। फिर उसके बाद में जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है। और मियोसिस सेकंड की बात करें, रिसेंबल्स द नॉर्मल माइटोसिस। ये मियोसिस सेकंड होती है नॉर्मल माइटोसिस की जैसी देखी जाती है, नॉर्मल माइटोसिस की जैसी होती है मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्रोफेज फर्स्ट।
प्रोफेज सेकंड है, वैसे फर्स्ट तो होगी, तो प्रोफेज सेकंड, फिर मेटाफेज सेकंड, फिर एनाफेज और टीलोफेज। और ये जो है ये माइटोसिस की तरह ही होती है। तो न्यूक्लियर, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाती है और क्रोमोसोम अगेन बिकम कम्पैक्ट, वापस से कम्पैक्ट होने लग जाता है। क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटर, और क्रोमोसोम होते हैं वो मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोफोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उसके काइनेटोफोर से अटैच होने लग जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल्स में स्पिंडल फाइबर शॉर्टनिंग करके लेके जाते हैं। तो स्टिमुलेशन सिमुल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ ईच क्रोमोसोम अलाउिंग दैम टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। फिर उसके बाद में चलते हैं टीलोफेज सेकंड में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में जैसे कि आपको पता है वापस से क्रोमोसोम कंटेंट्स हो जाते हैं। टू ग्रुप्स ऑफ द क्रोमोसोम गेट इनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप वापस से रीअपियर हो जाती है और साइटोकाइनेस फॉलोज द रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राड सेल्स। टेट्राड यानी 4 सेल्स बन जाती है साइटोकाइनेसिस के बाद में। फिर उसके बाद मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था। जो ऑर्गेनिजम्स हो गए, कुछ ऑर्गेनिजम्स हो गए या फिर प्लांट्स हो गए, प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन बनता है या फिर स्पोर्स बनते हैं, तो उनके जर्मिनेशन के लिए क्या होता है, ये मियोसिस ही काम आती है। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, ये मियोसिस काम आती है, जिससे क्या है 4 हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। फिर उसके बाद में जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन। अगर वेरिएशंस ही नहीं होंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा। फिर उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, जैसे कि अपन को पता है मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है। अगर मान लो क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा हो जाता है किसी बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसके क्रोमोसोम नंबर को डिक्रीज करने के लिए, तो मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर को मेंटेनेंस करने के लिए बाय रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर इन द गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करके, जैसे कि 2n होते हैं पहले, अगर कोई सेल है 2n है तो वो 4 हैप्लॉइड्स 1n ऐसे 4 में डिवाइड हो जाएंगे, 4 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो नंबर इन द गैमेट्स के अंदर वो रीस्टोर्ड हो जाते हैं वापस से। और क्रोमोसोम नंबर इज रीस्टोर्ड बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट्स, और फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट्स का, उससे क्या है वापस से रीस्टोर्ड हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर, तो 2n कंडीशन आ जाती है। तो ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, और जो भी चैनल पे अभी न्यू आया हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने एक चीज़ देखी है कि वीडियो लोग देखते तो बहुत है लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं भी थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड गुड बाय एंड हैव ए गुड डे।